जितने जन को आना चाह दें. So good morning everybody. This is Sunny Kumar from Electronics and Communication Department of Salih Polytechnic. Today is 22nd of January 2022, and today we'll be discussing about the CRO probes, and after that we will be discussing about the how to take the measurement in your CRO from the display, that is about the amplitude, frequency and time. Okay, so let's get started. और सब कहाँ है? आज कोई नहीं आया है. कॉपी दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर. ओके, ठीक है. तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? हमारे सीआरटी के जो जो फीचर्स थे, मतलब उसके अंदर जो ब्लॉक डायग्राम में सीआरटी होता है, चाहे वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, चाहे डिले लाइन होता है, चाहे टाइम बेस होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, उन सब के बारे में हमने देखा था. और एक बच गया था शायद आपका नेगेटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव हाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज. ठीक है, उसी को देखेंगे जो हमारा छठा था. आज हो गया 22/1/2022. ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक था आपका, रुक जाइएगा एक मिनट. मतलब आपका ट्रिगर सर्किट पहले करेंगे, फिर उसके बाद. ठीक है, अभी तक आ ही रहे लोग. तो सबसे पहले है ट्रिगर सर्किट, फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग अपना नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज. ठीक है, तो ट्रिगर सर्किट क्या कहता है? जो भी इनकमिंग सिग्नल है, यानी कि कहां से आपका, इस जगह पर देखिए, यहाँ इनपुट से जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको ट्रिगर पल्सेस में चेंज करने के लिए, मतलब आ रहा है आपका सिग्नल कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसको पल्सेस में चेंज करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग ट्रिगर सर्किट बोलते हैं. ठीक है, फिर से हम दोहराते हैं, ट्रिगर सर्किट का क्या काम होता है? जो हमारा इनपुट से सिग्नल आ रहा है, ये हो गया इनपुट, वर्टिकल एम्पलीफायर में गया, उसने एम्पलीफाई किया, फिर यहाँ से देखो एक उससे एंड निकल करके आकर जुड़ा हुआ ट्रिगर सर्किट में. तो ये जो इनपुट यहाँ आया है वाया वर्टिकल एम्पलीफायर, उसको क्या करता है, उस किसी भी सिग्नल को हमारा पल्सेस में चेंज करता है. वो पल्स फिर कहा जाता है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर से, और टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉटूथ वोल्टेजेस को बनाता है, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाता है, और वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर फिर उस सॉटूथ वोल्टेजेस को कहाँ भेजता है? आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जाता है. क्लियर है? तो ट्रिगर सर्किट का याद रखा जाएगा आप लोग क्या काम करता है कि दिस इज ठीक है, दिस इज used to convert the incoming signal into trigger pulses so that
हमारा जो सिग्नल है उसको हम लोग सिंक्रोनाइज कर पाए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरत होता है, तो इसीलिए बताया सो दैट द इनपुट सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये था। फिर आता है आपका पावर सप्लाई, जो 7th है, मतलब सबसे लास्ट जो है पावर सप्लाई। तो बोलता है कि यहाँ पर दो पावर सप्लाई होता है। कौन कौन सा? एक होता है नेगेटिव हाई वोल्टेज सप्लाई और एक होता है पॉजिटिव लो वोल्टेज सप्लाई। तो ऐसा ही दो वोल्टेज, और इसका जो रेंज होता है पावर सप्लाई का आपका, मान लो दिस इज योर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किस किस भाग में बांटा हुआ है? एक है पहला आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई, मतलब पॉजिटिव लो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव हाई वोल्टेज। ओके, तो जो पॉजिटिव लो वोल्टेज होता है उसका आपका रेंज होगा दैट विल बी अराउंड +300 टू +400 वोल्ट। ठीक है, ये रहेगा इसका रेंज। और जो नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई होगा उसका रेंज रहेगा आपका -1000 टू -1500 वोल्ट। ठीक है, तो अब बोलता है कि इतना नेगेटिव हाई वोल्टेज और पॉजिटिव लो वोल्टेज देने का जरूरत क्यों पड़ा? तो एडवांटेजेस जिसको बोल सकते हैं कि इसको लगाने से हमारा क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है, तो बोलता है कि ये क्या करता है, जो भी ऑपरेटर है जैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जा करके अगर वो ग्राउंडेड नहीं है ठीक से, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमको शॉक लग सकता है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज जो है वो यूजर को प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम सडन शॉक लगने से वो बचाता है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोलता है कि जब ये लगा देते हैं ना, तो जो इंसुलेशन का दरकार पड़ता है ना बिटवीन पोजिशनिंग कंट्रोल्स और जो चेसिस होता है आपका, इस क्या बोल सकते हैं ऑसिलोस्कोप में, वो कम का जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया फर्स्ट कि यूजर को शॉक से बताता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि वो क्या करता है, लेस इंसुलेशन का जरूरत पड़ता है, लेस इंसुलेशन इज नीडेड। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जो आपका डिफ्लेक्शन वोल्टेजेस होता है ना, उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेफरेंस में लेकर के हम लोग उसको मापते हैं। ठीक है, तो जब HV ब्लॉकिंग हम लोग ये नेगेटिव हाई वोल्टेज दे दिए हैं, तो क्या होता है, हाई वोल्टेज को ब्लॉक करने का और कपलिंग कैपेसिटर लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है का जो वर्टिकल और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है उस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका सातों कहानी किसका, आपका सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीआरओ प्रोब्स। ओके, सीआरओ प्रोब्स मतलब सीआरओ में कौन कौन सा कैसा कैसा प्रोब लगा हुआ रहता है, किसी को पता है कौन कौन सा प्रोब होता है? कोई भी एक एग्जांपल दीजिए, आप लोग लैब में देखे हो तो थोड़ा सा मुझे बताओ आप लोग कि कैसा कैसा टाइप का सीआरओ प्रोब होता है। You guys have already seen in lab, so you can answer. कोशिश कीजिए, नाम ही बताइए, जैसा देखेंगे सर इस तरीके का दिखता है सीआरओ प्रोब, चाहे इस तरीके का दिखता है, बताइए थोड़ा सा मुझे। कोई भी? अंकित? ये सर देखे तो है। देखे हैं, कैसा दिखता है, दिखता कैसा वो तो बता दीजिए थोड़ा सा। सर दिखता कैसा, व्हाइट ब्लैक? कुछ एलिगेटर टाइप का नहीं दिखाया था, जो चिमटी टाइप का था आपका, ये देखे होगे आप लोग? हाँ सर, पेन है टाइप ना? से रहता है। हाँ हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एलिगेटर शेप्ड होता है, ठीक है ना, एलिगेटर शेप होता है। और एक रहता था कि जिसमें से हम लोग टिप को प्रेस करते थे तो उसमें से
ऐसे हुक टाइप से निकलता था ना, ठीक है। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से एक हुक निकलता है ना, तो वही होता है आपका, चाहे उसको आप बनाना टिप्स बोल लो या फिर आपका क्रोकोडाइल टिप्स बोल लो, तो वो सब जितने भी प्रोब्स आते हैं उन सब प्रोब को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोब्स, ठीक है, डायरेक्ट प्रोब्स बोलते हैं, या फिर उसको 1:1 प्रोब भी बोला जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो ये डायरेक्ट प्रोब या 1:1 प्रोब जो कि हम लोग लैब में देखे हैं, जिसमें आपका क्या बोलते हैं मगरमच्छ का मुंह जिसको बना रहता है, मतलब ऐसे करके ऐसे रहता है पिन, और आपका ऐसे ऐसे रहता है, इसी में तो हम लोग वायर को घुसाते थे ना, यही तो था। तो ये होता है आपका एलिगेटर टिप, इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज एलिगेटर टिप। और जो एक होता है जो हमने बताया कि उसको प्रेस करने से एक हुक टाइप का निकलता है, ठीक है ना, जिसको बनाना टिप्स भी बोलते हैं। तो वो ये दोनों आपका बेस्ट एग्जांपल है हमारा किसका, डायरेक्ट प्रोब्स का, ठीक है। और इसको बोला जाता है ना, दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोब, जो कि हमारा सीआरओ में इस्तेमाल होता है, जो कि टेस्ट लीड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट हमारा कनेक्ट होता है टू द जहां पर आप ले रहे हो टू द सीआरओ, तो उसी को बोलते हैं, यानी कि वो आउटपुट गया किसमें, सीआरओ का इनपुट में, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी होगा उसको हम लोग टेस्ट लीड बोलते हैं। अब ये दिखता कैसा है टेस्ट लीड, ये तो हम डायग्राम बना दिए कि हाँ उसका मगरमच्छ जैसा मुंह रहता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है, जो हमारा सीआरओ का पतला सा एक देखे होंगे पेन जैसा होता है, उसमें क्या लगा होता है। तो मान लीजिए ये आया है आपका सीआरओ इनपुट से एक कनेक्शन आया है, ठीक है, उसमें एक शील्डेड कोर प्रेजेंट होता है, वो सिलिंड्रिकल इन नेचर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक शील्डेड कोर, और उसके साथ आपका लगा रहेगा एक कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही होता है आपका नॉर्मल सा, जो आपका डायरेक्ट प्रोब की बात मैं कर रहा हूं कि 1:1 जो प्रोब हम लोग बोलते हैं, तो ये वाला इस्तेमाल करता है। और याद हमेशा रखिएगा कि जो हमारा सीआरओ होता है, ठीक है ना, उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस और सेंसिटिविटी भी बहुत हाई होता है। तो इसीलिए जो टेस्ट लीड होता है, ये जो हमने बताया आपको शील्डेड कोर, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया शील्डेड कोर के बारे में, तो उसीलिए ये कोर को हम लोग शील्ड करते हैं ताकि जो हम आए, मतलब एक हो सकता है ना, हमें डिस्टरबेंस आ सकता है उस जब आप इनपुट को कनेक्ट करो। जब हम लोग उस दिन ईएमएफ के लैब में देख रहे थे, बहुत सारा डिस्टरबेंसेस आ रहा था जो हम लोग रीडिंग नहीं ले पा रहे थे, था ना। तो वही है आपका कि उसका जो कोर होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे से कोई शीट टाइप मटेरियल लगाया हुआ रहता है, जिससे कि उसमें ज्यादा नॉइजेस ना आए, ठीक है। और क्या बोलता है कि जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, और जो वेव फॉर्म होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे मतलब कम ही, मतलब आप अगर दे रहे हो ऐसा इनपुट आना चाहिए, इन केस हम बता रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हल्का सा देखने में दोनों सेम लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू रहेगा, मान लो इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है ना, ये आपको लगभग 9.8 या 9.7 का वैल्यू। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग दूसरा टाइप का प्रोब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वोल्टेज प्रोब, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वोल्टेज प्रोब। तो पैसिव वोल्टेज प्रोब भी आप लोग देखे होंगे कि एक जगह 10x 1x लिखा हुआ है, अगर ध्यान दिए होगे कभी भी सीआरओ प्रोब देखे होगे तो वहां पर 10x 1x करके लिखा होगा, तो वही होता है, इसको बोला जाता है 10:1 रेशियो का प्रोब भी बोला जाता है। ये कैसा था हमारा डायरेक्ट प्रोब, जो था डायरेक्ट प्रोब था सर आपका 1:1 रेशियो का, बट जो आपका पैसिव वोल्टेज प्रोब है वो क्या होता है आपका, उसको 10x 1x उसमें लिखा रहता है, या तो हम लोग 10:1 भी बोलते हैं। तो अब इसका जो
सर्किटरी डायग्राम होता है ना, ये एक नॉर्मल सा ब्रिज की तरह होता है। चलो देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका क्या होता है। ब्रिज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका R1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मान लेते हैं आपका, इसको मान लेते हैं C1, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ये हो गया मान लो डिटेक्टर, जो भी डिटेक्टर हम लोग बीच में लगाते हैं वो चला गया आपका CRO के वर्टिकल एम्पलीफायर में, ठीक है। और यहां से आया आपका R इनपुट, मतलब R2 बोल लो, R इन बोल लो, और यहाँ चला गया आपका, ये हो गया R इन, ये हो गया C इन प्लस C2, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को आप कर दो ग्राउंड। ये होता है इसका क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ पैसिव वोल्टेज प्रोब। और भी होता है उसमें, फिर से आपको 9 मेगा ओम का रेजिस्टर लगाना होगा, फिर से जो आर इन का वैल्यू, हम सबका वैल्यू अभी आपको बताएंगे। तो R1 का वैल्यू जो होता है आपका 9 मेगा ओम का होता है, जो आर इन का वैल्यू है होता है वो कम से कम 1 मेगा ओम का होता है। जो आपका सी इन है, यहाँ पर सी इन जो देख रहे हो वो 105 पिकोफैराड का होता है। जो C2 है आपका वो 20 पिकोफैराड का होता है, ठीक है। तो फिर मान लो ये दिया हुआ है, तो बैलेंस ब्रिज इक्वेशन सभी को पता है कैसे होता है। क्या होता है सर बैलेंस ब्रिज इक्वेशन? इस सर्किट का अगर मैं बैलेंस ब्रिज इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस है, ये यहाँ होगा, आर इन यहाँ होगा, R1 यहाँ होगा बस, ठीक है। अब बताइए तो मुझे क्या होगा। ब्रिज इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था आपको, बताओ तो क्या था सबसे आसान तरीका? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? R1 इंटू C1 विल बी इक्वल टू, क्या मिल जाएगा आपको? R in इंटू C in प्लस C2। यही तो होता है ना बैलेंस ब्रिज इक्वेशन में। तो अब मान लो आपके पास, अब मैं वैल्यूज दे रहा हूं, आप मुझे C1 का वैल्यू बताना, ठीक है। आर इन का जो वैल्यू है, मतलब आर इन जो है उसका है 1 मेगा ओम, ठीक है। जो आपका R1 है, ठीक है, जो आपका R1 है दैट इज 9 मेगा ओम, ओके। और जो आपका सी इन का वैल्यू है वो है 105 पिकोफैराड, और जो आपका C2 है उसका वैल्यू है 20 पिकोफैराड। यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ C1। C1 का वैल्यू बताओ तो। अभी 10:41 हो रहा है, 3 मिनट का समय देते हैं, 3 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, बस फॉर्मूला पुटिंग है, आपको मुझे C1 का वैल्यू बताना है। चलो C1 का वैल्यू बताओ मुझे आप लोग, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ C1? बादलास तनवीर नहीं आया तो अटेंडेंस मुझे भेज देना, ओके। 13.888। ओके, और किसी का आया है? 13.88 क्या मैम? 13.88 तो आपने बता दिया, चलो ठीक है। तो 13.88 क्या, वोल्टेज, एम्पियर, ओम ओम आएगा? अच्छा ठीक है। सर। कैपेसिटर का वैल्यू क्या ओम में होता है? नो सर। मैंने क्या बताया था पहले, आप लोग जो भी होता है उसका वैल्यू को काटना सीखो। तो जब हम C1 निकालेंगे तो क्या होगा, आर इन का वैल्यू क्या है, 1 मेगा ओम है,
1 मेगा ओम, ठीक है। सी इन कितना है सर? 105, ठीक है। ये कितना है आपका? 20, और ये कितना? ये दोनों मिला के आपका पिको फैराड हुआ। फिर यहाँ जाएंगे तो क्या होगा आपका? 9 मेगा ओम। तो सर मेगा ओम कैंसिल हो गया, तो क्या होगा आपका? 100 मतलब कितना? 125 डिवाइडेड बाई आपका 9, और यहाँ पर क्या है? पिको फैराड। तो आपका आंसर किस में आएगा? 13.88 जो पिको आया है फैराड। उसको आप लिख सकते हैं, हाँ, 13.9 पिको फैराड। ये आया है सभी का? किसने किसने बनाया है इसको? किसी ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, चलो ठीक है, एक एक जन को छोड़ करके। तो ये होता है आपका किसी भी पैसिव वोल्टेज जो प्रोब है उसमें जो आपका कैपेसिटर का वैल्यू है, ठीक है ना, जो कैपेसिटर का वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट इस तरीके से करते हैं। मतलब वैल्यू मैंने बताया कि इन सब का वैल्यू ये होता है, तो आपका जो कैपेसिटर C1 है उसका वैल्यू ये होता है। क्लियर है? अब आता है जो नेक्स्ट और लास्ट प्रोब है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोब, ठीक है। वो होगा आपका एक्टिव प्रोब। तो एक्टिव प्रोब क्या है ना कि बना होता है कपलिंग मेथड से, ठीक है ना, जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी फास्ट टाइम सिग्नल्स इनपुट दिया जाता है, उसके जैसे के को रीड करने के लिए आपका हाई प्रोब्स बना होता है, ठीक है, सॉरी एक्टिव प्रोब्स बना होता है। तो एक्टिव प्रोब्स का भी वही एरो होता है, उसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है। तो एक्टिव प्रोब्स का भी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही हाई होता है, बट उसका जो एटेन्युएशन होता है, यानी कि पावर को घटाने बढ़ाने की क्षमता जो होती है वो कम होता है एज कंपेयर टू योर पैसिव प्रोब्स। मतलब इस प्रोब का एटेन्युएशन, ये जो हमने पढ़ा, इसका एटेन्युएशन काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्टिव प्रोब्स, क्योंकि एक्टिव प्रोब्स का आपका जो एटेन्युएशन है वो कम होता है। और इसमें जो जो डिवाइसेस इस्तेमाल होता है, मतलब एक्टिव प्रोब्स में हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके जगह पर, ठीक है ना। तो एफईटी प्रोब भी रहेगा तो वहां पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा, जाहिर सी बात है, और आपका बीजेटी भी, और वहां तो ये इसी कारण से जो एक्टिव प्रोब होते हैं ना थोड़ा बल्कियर हो जाते हैं, क्योंकि आपने ट्रांजिस्टर का डायग्राम आई बेग योर पार्डन, कॉल आ गया था, ठीक है। तो एक्टिव प्रोब के बारे में मैं क्या बात कर रहा था कि एक्टिव प्रोब जो होते हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी से बनता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है सर, बट उसका क्या है, जो एटेन्युएशन है वो होता है। तो मैंने क्या क्या बताया, इनको डिजाइन किया जाता है फास्ट राइज टाइम इनपुट्स के लिए, ठीक है। फिर क्या मैंने बताया कि इनका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है सर, इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो काफी हाई होता है, ओके। फिर तीसरा क्या है, वहां पर जो एटेन्युएशन होता है, एटेन्युएशन इज लेस, ठीक। और जो चीज इस्तेमाल होता है, मतलब जो डायोड्स हम लोग इस्तेमाल करें या जो कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स या फिर बीजेटीज,
यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या बीजेटी होता है उसका जो सर्किट होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसके कारण से ये बल्कियल इन नेचर होते हैं जो हमारा एक्टिव प्रोब्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना ही यूज करके हम लोग वो जो मैंने 10x 1x वाला बताया वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट ऑफ द टाइम में। फिर अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप में, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप में सबसे पहला आएगा आपका वोल्टेज कैलकुलेशन या कि एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन, ठीक है ना, वोल्टेज कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब बात होती है वोल्टेज कैलकुलेशन का, मेजरमेंट का, तो सबसे पहला जो कैलकुलेशन होता है ना आपका, वो हम लोग बोलते हैं भी पी टू पी, यानी कि वोल्टेज पीक टू पीक जिसको बोलते हैं। अब पीक टू पीक क्या है सर, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था भी पीक टू पीक क्या होता है। मान लो ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसे है, तो दिस और दिस, मतलब ये पूरा आपका, यही जो आप मेजर करते हो यही होता है भी पीक टू पीक, ठीक है। तो भी पीक टू पीक को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है सर, जितना भी वोल्ट्स पर डिवीजन है तो होता है वोल्ट्स पर डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, बाय वन, वन दो चाहे मत दो, बात तो बराबर है। तो भी पीक टू पीक का यही फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाए बहुत छोटा सा, कि मान लो हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लो दिस इज द सीआरओ का जो स्क्रीन है वो है, यहाँ पर वोल्ट्स बना हुआ है, यहाँ पर आपका एक सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर है आपका 1 2, यहाँ होगा 3, तो ये 2 1 और 2 के बीच में है, इतना आप लोग याद रखना, ये जो है आपके 1 और 2 के बीच में है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, और ये टोटल जो डिवीजन हो गया, ठीक है, बताओ तो टोटल डिवीजन कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 के बीच में है, तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स होगा कितना होगा सर बताइए तो, ऊपर से लेकर के नीचे तक। आवाज नहीं आ रहा है जो भी बोल रहे हैं, अंकित अब टाइप कर दो, अब टाइप कर दो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज पूरा एकदम कट कट के आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आया। कौन बताएगा मुझे क्या होगा इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, फिर से हम दोहराते, देखो फिर से पकड़ने की कोशिश करना, ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है लगभग लगभग, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वही चीज होगा, 1 -1 और -2 के बीच में होगा। तो इधर अगर 1.5 है तो इधर भी कितना होगा सर आपका 1.5 ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुआ, 3 होगा ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 3 हो गया, मतलब आपको ये चीज मिल गया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक डिवीजन है, मतलब जितना भी एम्पलीट्यूड का है, मतलब 1 वोल्ट पर डिवीजन है, वो दिया हुआ है आपका 0.5, वो 0.5 दिया हुआ है। तो अब आपने भी पीक टू पीक निकालना है, तो भी पीक टू पीक निकालना बहुत आसान है कि सर कैसे, भी पीक टू पीक का फॉर्मूला होता है कितना 0.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1.5 भी पीक टू पीक, यही हो गया, सिंपल सा है। कहाँ दिक्कत लग रहा था आपको, चलो अब ये हो गया, देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपका वोल्ट्स पर डिवीजन, ठीक है ना, वोल्ट्स पर डिवीजन दिया हुआ है 2, याद रखना वोल्ट्स पर डिवीजन आपका 2 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डिवीजन
ठीक है, मतलब ऐसे बना दे रहे हैं, आपको पकड़ना है, देखते हैं कितना आप पकड़ पाते हो, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है आपका, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12। तो अब मुझे आप बताओ भी पीक टू पीक इस केस में कितना होगा, मुझे बताओ। व्हाट विल बी द भी पीक टू पीक इन दिस केस? किसी को कुछ भी आइडिया नहीं, सब ऐसे बैठे हुए हैं चुपचाप, आंसर दे ही नहीं रहे हैं, जैसे पता ही नहीं है। मैंने आपको वोल्ट्स पर डिवीजन दे दिया है, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। अब आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे निकालोगे सर? देखो तो एक घर कितने का है? 4 का है, तो इधर 4 का है और इधर भी तो 4 का ही होगा ना। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया टोटल। तो ये हो गया आपका टोटल 8। और वोल्ट्स पर डिवीजन आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? वी पीक टू पीक 16 हो जाएगा ना। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा आंसर, कोई दे ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्टेज कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो है टाइम और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। वो कॉपी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टाइम कैलकुलेशन पे। तो टाइम कैलकुलेशन के नॉर्मल सा है, वो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे वो था वोल्ट्स पर डिवीजन में, और ये जो होगा आपका टाइम्स पर डिवीजन वाला जो नॉब होगा, ठीक है ना, टाइम्स पर डिवीजन वाला जो नॉब होगा उसमें, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर ऑफ डिविजन्स होगा उससे बाय आपका जितना साइकिल वहां पर प्रेजेंट है। तो ये आया आपका टाइम आया सर, ठीक है। टाइम आने के बाद हमें पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन टाइम। जितना भी आपका वैल्यू आया है उसको आपने क्या कर देना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका टाइम ड्यूरेशन भी निकल जाएगा और आपका फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, दैट इज कि आपके पास दिया हुआ है टाइम्स पर डिवीजन इज गिवन बाय 2 माइक्रो, ठीक है, पर सेकेंड दिया हुआ है 2 माइक्रो पर सेकेंड, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स पर साइकिल इज गिवन बाय 4। तो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मुझे बताओ कैलकुलेट करके, टाइम भी कैलकुलेट करके बताओ मुझे, और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके बताओ। टाइम्स पर डिवीजन कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो पर सेकेंड, सॉरी 2 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, एंड जो आपका नंबर ऑफ डिविजन्स पर साइकिल दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ योर फ्रीक्वेंसी? मुझे बताओ आप लोग। सर टाइम का वैल्यू निकलेगा 8 हाँ चलिए, टाइम का वैल्यू निकलेगा और 8, फ्रीक्वेंसी 1/8। तो 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8 को आप लाओ, उसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो है। माइक्रो जब ऊपर जाएगा यानी 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ जब लोगे तो वो निकलेगा आपका 125 किलो हर्ट्ज। याद रखना ये चीज, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द ग्रुप और इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और बादल मुझे अपना अटेंडेंस थोड़ा भेज देना, ठीक है। चलो तो क्लास हम एंड कर रहे हैं, ओके। अभी आप लोग की मैथ्स की क्लास है, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। अब कल मिलते हैं, मतलब मंडे को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।